कोतवाली थाने में विवाद करने पर पार्षद सहित 2 व्यक्ति गिरफ्तार, एसडीएम के समक्ष किया गया पेश। चूरू के कोतवाली थाने में रविवार को आपस में झगड़ा करना एक पार्षद को महंगा पड़ गया। कोतवाली पुलिस ने पार्षद सहित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों को एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर रामशरण ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि शहर में गश्त के दौरान सूचना मिली कि कोतवाली थाना में 2 व्यक्ति एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर शोर कर रहे हैं। इस पर थाने पहुंचकर दोनों व्यक्तियों से पूछताछ करनी शुरू की। तभी दोनों व्यक्ति एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर आग बबूला हो गए और एक दूसरे को जान से मारने की धमकी देने लगे। तब पुलिस के द्वारा दोनों को समझाइश की गई, लेकिन बावजूद समझाइश के दोनों पुलिस थाना में उसी प्रकार एक दूसरे को जान से मारने की धमकियां देते रहे। बार बार समझाइश के बाद भी जब दोनों नहीं माने तो पुलिस ने वार्ड संख्या 7 के 60 वर्षीय असलम और वार्ड संख्या 3 निवासी 27 वर्षीय रफीक लीलगर को संज्ञेय अपराध की रोकथाम हेतु गिरफ्तार कर लिया। शांति भंग में गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों को एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। चूरू में धूल भरी आंधी के बाद हुई बारिश, 15 मई से फिर लू चलने की संभावना। चूरू में रविवार शाम 6 बजे करीब धूल भरी आंधी आई और 7 बजे झमाझम बारिश भी हुई। इससे दिन में प्रचंड गर्मी से परेशान लोगों को बारिश से राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2-3 दिन प्रदेश के कुछ हिस्सों में दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में 13 मई से और पूर्वी राजस्थान में 14 मई से बारिश की गतिविधियां कम होगी। आने वाले दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में 15 मई को अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही लू का नया दौर शुरू होने की संभावना है। ओम कॉलोनी में पिता से झगड़ा कर रहे युवक को सदर पुलिस ने किया गिरफ्तार। चूरू शहर के ओम कॉलोनी में पिता से झगड़ा कर रहे युवक को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिता ने सदर पुलिस को शिकायत की थी कि उसका बेटा शराब के नशे में उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है। सदर थाना के हेड कांस्टेबल संजय कमांडो ने रविवार शाम 4 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि सदर पुलिस को ओम कॉलोनी के व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उसका लड़का अजय सिंह उसके साथ शराब पीकर मारपीट और गाली गलौज कर रहा है। जिस पर एएसआई गिरधारी लाल सैनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो वहां एक व्यक्ति गाली गलौज कर रहा था, जो पुलिस टीम को देखकर और अधिक आक्रोशित हो गया। पुलिस टीम के सामने ही वह अपने पिता को धमकी देने लगा, जिस पर पुलिस के द्वारा उसे समझाइश भी की गई, लेकिन वह नहीं माना और अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इस पर पुलिस ने वार्ड संख्या 31 ओम कॉलोनी के 34 वर्षीय अजय सिंह को बीएनएस की धारा 170 में गिरफ्तार कर लिया। व्यक्ति झगड़ा कर रहा है ओम कॉलोनी में, जिस पर रवाना होकर गश्त वाले वहां पहुंचे। अजय सिंह सन ऑफ रिशाल सिंह एक व्यक्ति मिला, अपने पिताजी से गाली गलौज कर रहा था, बकवास कर रहा था, जिसको समझाइश करने की कोशिश करी। बावजूद समझाइश के भी नहीं माना, मरने मारने पर उतारू रहा, जिसको धारा 170 बीएनएस में गिरफ्तार किया गया है। एसडीएम साहब को पेश किया जाएगा। चूरू जिले में निषेधाज्ञा जारी। ड्रोन, पटाखे, लेजर व नियॉन लाइट बिना अनुमति फायर के उपयोग पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने दी जानकारी। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने रविवार सुबह 10 बजे जानकारी देते हुए बताया कि चूरू जिले की संवेदनशील भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिले की आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिगत 10 मई 2025 से आगामी 2 महीने तक चूरू जिले में मानव रहित विमान, ड्रोन, पटाखे, लेजर व नियॉन लाइट बिना अनुमति फायर के उपयोग के संदर्भ में निषेधाज्ञा जारी रहेगी। इस आदेश के अनुसार संपूर्ण जिले में नियमों की सख्ती से पालना की जाए। संपूर्ण जिले में बिना सक्षम स्वीकृति के मानव रहित विमान, ड्रोन, पटाखे, लेजर, नियॉन लाइट, फायर संचालन उपयोग नहीं किया जाएगा। यह आदेश संपूर्ण जिले में तुरंत प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस प्रशासन अथवा उपखंड अधिकारी द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडित कराने की कार्यवाही की जाएगी। आदेश जारी दिनांक से 2 महीने तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश सरकार की गतिविधियों यथा सेना, पुलिस, सशस्त्र बल, होमगार्ड और कानून व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों के लिए लागू नहीं होगा। उन्होंने चूरू जिले के समस्त मुख्य सार्वजनिक स्थानों जैसे जिला कार्यालय, उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय, बस स्टैंड, पुलिस थानों पर नोटिस चस्पा कर प्रचार प्रसार के माध्यम से नागरिकों को अवगत करवाने के भी निर्देश दिए हैं। सैनिक बस्ती में ऑटो पलटने से ड्राइवर हुआ घायल, जिला अस्पताल लाया गया।
चूरू के सैनिक बस्ती में रविवार को ऑटो पलटने से उसका ड्राइवर घायल हो गया। घायल को राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। घायल को एडवोकेट नवाब खान ने अस्पताल पहुंचाया था। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। घायल ऑटो ड्राइवर वार्ड संख्या 40 के अकबर ने शाम 4 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि वह ऑटो लेकर अस्पताल से पंखा रोड जा रहा था, तभी सैनिक बस्ती के पास सड़क पर पत्थर आने से ऑटो पलट गया। घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे एडवोकेट नवाब खान ने बताया कि वह कलेक्ट्रेट से अपने घर जा रहे थे, तभी सैनिक बस्ती रोड पर ऑटो पलटा हुआ था, जहां लोगों की भीड़ भी लगी हुई थी, लेकिन कोई भी घायल को अस्पताल लेकर नहीं जा रहा था। ऐसे में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में घायल ऑटो ड्राइवर अकबर का इलाज जारी है। कलेक्ट्री से मेरे घर की तरफ जा रहा था तो सैनिक बस्ती राजेंद्र राठौर घर के सामने एक ऑटो पलटा हुआ था, तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो रही थी। तो एक एक्सीडेंट ड्राइवर था, वो घायल हुआ था, लोग इकट्ठे हुए थे, उसे कोई लेके नहीं जा रहे थे। तो मैंने तुरंत उनको उठाया और हॉस्पिटल ले पहुँचा, उसका एक्सरा करवाया, इलाज करवाया। अभी मेरी आम जनता से अपील है कि भीड़ इकट्ठी न करके जो घायल हो जाए उसको तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाए और लोग जन पैदा हो सके। देखो सर, ये जो स्थिति तो पहलगांव में हमला करके एनिमी ने स्टार्ट करवाया है। ये हमारे ऊपर एक थोपा गया वार है। इस कंडीशन में हमारा देश कभी नहीं चाहता था कि हम किसी के ऊपर हमला करें। इसके बावजूद इन्होंने हमारे को पहल करने के लिए उकसाया है। फिर भी हमारी सेनाओं ने चाहे मिसाइल के थ्रू या ड्रोन के थ्रू जो टेररिस्ट कैंप हैं, जो ट्रेनिंग कैंप है, जो पीओके में या जहाँ जहाँ भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, उनके ऊपर ओनली एंटी टेररिस्ट कार्रवाई की है। लेकिन किसी गलतफहमी के या वो अपनी मनमर्जी चलाते हुए पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों के अंदर मिसाइलें फायर की है, जिससे कि हमारी सक्षम आर्मी और नेवी, एयरफोर्स, इन सब ने मिलके उनको परसों की रात में जो मिसाइलें हुई उनको डिस्फ्यूज किया है और हमारे कोई आंतरिक नुकसान नहीं हुआ है। ये हमारी बहुत अच्छी उपलब्धि है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान अपने अहम में पीछे जो कार्रवाइयाँ हुई है उसी में ये धीरे धीरे इसका मनोबल बढ़ा हुआ है, जिसके कारण से ये रुक नहीं रहा। तो हमारी भी सेनाएं इनके फिर अभी भी टेररिस्ट जहाँ भी छुपे हुए हैं, जहाँ भी उनके कैंप हैं, वहीं पर हमला कर रही है। रही बात है अभी हमारा जो योगदान है एज ए मैं एक्स सर्विसमैन होते हुए सभी नागरिकों से, यंगेस्ट जवानों से ये आग्रह करूँगा कि आप अपनी टीम बना के रखो। जब कहीं भी इंसिडेंट हो जाता है, कहीं अटैक हो जाता है, तो कहीं ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं किसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ जाती है, कोई कैजुअलिटी वगैरह हो जाती है, उसको वोकेट करने की ज़रूरत पड़ती है, एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है। आप एक अच्छे नागरिक होने के नाते उनको सपोर्ट करें। इसके अलावा हमारा नागरिकों का सबसे अहम रोल ये होता है कि ये वार के अंदर एक रोमर एक बहुत बड़ा दुश्मन का हथियार होता है कि गलत अफवाह फैलाने से कि फलां जगह में हमने इतने जहाज़ गिरा दिए, इतने कोई मिसाइल गिरा दी और किसी शहर को तबाह कर दिया। ये एक रोमर का पॉइंट होता है। इस रोमर से भ्रामकता जो फैलाने वाली होती है, इससे आपको बच के रहना है और सोशल मीडिया के ऊपर कभी भी ऐसी चीज़ को पोस्ट नहीं करना है। सेकंडली, जो हमारे इस समय चाहे टैंक हों, चाहे हमारी गाड़ियां हों, जो मूवमेंट कर रहे हैं, बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, इनका कभी भी फोटोग्राफ लेना ही नहीं है। फोटोग्राफ नहीं लेना है, ना ही आपने मीडिया में या अपने दोस्तों को किसी को शेयर करना है। उससे क्या होता है, किसी भी एंटी पर्सन के हाथ में वो सोशल मीडिया की फ़ोटोग्राफ चली जाएगी तो हमारी लोकेशन का पता लग जाएगा कि ये टैंक है या ये ब्रिगेड है, डिवीज़न है, किस तरफ मूव कर रहा है और ये आगे क्या कार्रवाई करने वाला है। हमारी लोकेशन आइडेंटिफाई होने से दुश्मन उसका वार टाइम में गलत फ़ायदा उठा सकता है। तो इसको आपने किसी भी हालत में सैनिकों का आप मनोबल बढ़ा सकते हो, उनसे आप कुछ बात कर सकते हो, लेकिन आप ये फ़ोटो वगैरह कभी भी सोशल मीडिया में ना डालें। प्रशासन भी दिशा निर्देश देता है। अच्छा, इसके अलावा एक मेन पॉइंट है कि जैसे कलेक्टर साहब या हमारा जो भी सम्मानित प्रशासन है, उनकी एक एडवाइजरी जारी होती है। उस एडवाइजरी में हमें प्रॉपर जो चीज़ें बताई जाती है, जैसे ब्लैकआउट का है तो लाइट के दौरान
रोड ब्लैकआउट का जो समय है उस समय हमें चाहे हमारी गाड़ी या मोटरसाइकिल चल रही होती है तो आप आराम से 15 मिनट 10 मिनट का जो भी ब्लैकआउट टाइम है गाड़ी को साइड में पार्क कीजिए और लाइट ऑफ करके आप उसका वेट कीजिए, ताकि आपकी लोकेशन एनिमी ट्रेस नहीं कर पाएगा, या मिसाइल का या किसी एयर का हमला हो रहा है तो आपकी वहाँ से किसी सिटी की या आपकी इंडिविजुअल की लोकेशन शो नहीं होगी। इसके अलावा नॉर्मल में भी ये वार जैसा माहौल बना हुआ है, अभी फ़िलहाल तो अनडिक्लेयर्ड वार है ये, तो इसमें आपको ये एक हैबिट में शामिल होना चाहिए कि ब्लैकआउट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। आप नॉर्मल ओपन में जो लाइटें जलती है उनको कम से कम आपको जलाना चाहिए, और घरेलू अंदर लाइटें जलाएं, और जब भी ब्लैकआउट हो जाता है तो आपने बिल्कुल ब्लैकआउट ही करना है। उस समय आप अपने नॉर्मल टॉर्च वगैरह रख के अपना छोटा मोटा काम कर सकते हैं, और प्रशासन को पूरा अपने सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ब्लैकआउट के मामले में हो या किसी और चीज़ के मामले में, प्रशासन या कलेक्ट्रेट से जो भी आपको कलेक्टर साहब आदेश देते हैं, एडवाइजरी जारी करते हैं, उसको आपको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, और दूसरों को अनजान लोग हैं उनको आपको समझाना भी चाहिए सब चीज़ें। सर, जो ब्लैकआउट है वो शब्द काफ़ी लोगों के लिए नया है, तो ब्लैकआउट क्या है और लोगों को किस तरह से इसका पालन करना चाहिए? सर एक्चुअली तो ये बहुत पुरानी प्रणाली है। ये 71 वार में क्या हुआ था, जो हमारे पास में बहुत ऐसे जहाज होते थे जो कि रात के टाइम में नाइट विजन डिवाइस नहीं होते थे, उस दौरान हमें लोकेशन का पता नहीं लगता था कि हमें अटैक कहाँ करना है। तो जहाज आते थे, उस समय जो नीचे कोई भी शहर होता था उस शहर के ऊपर से जब वो गुजरते थे तो ऊपर ब्लैकआउट हुआ, मतलब पूरे शहर में अंधेरा है, जैसे किसी जंगल में अंधेरा है उसी प्रकार शहर के ऊपर से भी निकलता तो उसको अंधेरा ही दिखता था, और वो शहर उसके स्पीड के कारण से निकल जाता था। जहाँ वो अटैक करने के लिए आ रहा है वो उसका टारगेट छूट जाता था। आबादी को छुपाने के लिए हम उसको अंधेरा करते हैं। आजकल वैसे सेंसर लगे हुए हैं, जीपीएस लगे हुए हैं, इसकी ज़्यादा लोकेशन की उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको आइडिया होता है, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वो तेज़ स्पीड के आजकल जहाज चले 2000, 2500, 3000 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाले। तो आपने यदि अंधेरा किया हुआ है ना, तो उस हिसाब से वो यदि आपने अंधेरे का फायदा रखा तो वो 1 सेकंड आगे पीछे भी हो गया तो वो 5 किलोमीटर आगे निकल जाएगा, आपकी सिटी या आपका गांव बच जाएगा जिस पर वो अटैक करने के लिए आ रहा है। लेकिन डिप्लॉय हुई थी, किस प्रकार से लड़ाई लड़ी गई थी वहाँ पर, वो थे कि टेररिस्ट अंदर घुसे हुए थे, उसी मैटर में वो छोटा सा लिमिटेड ऑफेंस था, वो तो अलग चीज़ है। बाकी ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था 87 में, बॉर्डर पर लगे थे, उस समय हम पठानकोट में होते थे, डेरा बाबा नानक की तरफ लगे थे। ऑपरेशन पराक्रम हुआ था, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, उस समय भी हमारा जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबल था हम उस एरिया में 1.5 साल रहे थे, और कारगिल टाइम में ऑपरेशन विजय में भी हम रहे थे। बाकी मैंने आरआर काटा है राष्ट्रीय राइफल में, उस समय हमारी टेररिस्टों के सामने आमने सामने की मुठभेड़ें हुई है। लेकिन जैसे मैं टैंक का सोल्जर हूँ, पहले हमारे पास में T55 था, फिर विजंता था, फिर T55 था, अभी T90 है मेरे रेजिमेंट में, तो ये सब चीज़ें अलग मैटर है। लेकिन टैंक वर्सेस टैंक हमारे एनिमी के साथ हमारा कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। हमने एक्सरसाइज करी है, फायरिंग करें हैं जो हर साल करते हैं, जो हमारा युद्धाभ्यास होता है वो किया है। वार तो पिछले 55-60 सालों से हुआ नहीं है, 71 वार के बाद में अभी तक 55 साल के बाद ही ये चांस मिल रहा है। ये लोग बड़े लक्की हैं। मैंने मेरे दामाद हैं उनको भी मैसेज दिया है, वो आर्मी मेजर हैं, मैंने उनको मैसेज दिया कि आप एकदम आप बहुत रेजिमेंट को, मेरी जो रेजिमेंट है उसको मैंने मैसेज दिया है कि आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपको एक युद्ध से एक सैनिक होता है जिसको वार में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। उससे सौभाग्यशाली इंसान कोई नहीं होता। जिस काम के लिए हम भर्ती होते हैं उस काम के लिए आपको मौका मिलता नहीं, तो बहुत सैनिक ऐसे होते हैं भर्ती होने से लेकर रिटायरमेंट तक उनको वार में जाने का ही मौका नहीं मिलता, क्योंकि वार हुआ नहीं है। तो मैंने उनको सबको मोटिवेट किया रेजिमेंट में। बाकी मेरे जो भी पहचान वाले हैं उनको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं यदि आपको वार में जाने का मौका मिलता है। यदि वार डिक्लेयर होता है तो आज जज्बे के साथ और बड़ी ईमानदारी मेहनत के साथ में, जी जान के साथ में अपने देश सेवा करना है और दुश्मन को नाको तने चबाना है। अब की बार पाकिस्तान को बिल्कुल फतेह नहीं करना है, पाकिस्तान को ख़त्म ही करना है, चाहे उसके 2 टुकड़े हों या 5 टुकड़े हों, ताकि ना ISI रहे, ना टेररिस्ट रहे, ना टेररिस्ट बनाने वाले रहें। क्योंकि मैन जड़ ही ISI और टेररिस्ट हैं। तो जब ISI ही नहीं रहेगी तो पूरा सिस्टम ही हमारा ख़त्म, और हम भी शांति से जीना चाहते हैं। और इसी हिसाब से मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। और अगेन जो हमारे यंगेस्ट बच्चे हैं
वो अपनी तैयारी करो, फिजिकल तैयारी रखो। कभी भी शॉर्ट टर्म लड़ाई लंबी शीत युद्ध में भी बदली हो जाती है। जैसे आप देख रहे हो यूक्रेन और रशिया की 2-2, 2.5 साल से चल रही है। युद्ध का कोई समय नहीं होता, इसलिए आप अपनी फिजिकल तैयारी रखो, देश सेवा के हिसाब से रखो। नौकरी अलग मैटर होता है, देश सेवा हर इंसान को करनी चाहिए। जब भी मौका मिलता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मौके बनाए नहीं जाते, ये सहयोग से मिलते हैं। तो अपने फिजिकल मेंटेनेंस रखो, मेंटली प्रिपेयर रहो। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।